जय हिंद सभी को। आप सबका बेसिक इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज से हम लोग एक ऐसे क्लास की शुरुआत करने वाले हैं जो बच्चे 12th के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, 2025 में देने वाले हैं। उसमें अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उनको ही लेकर के हम लोग आज आए हुए हैं और उन्हीं के क्लासेस हम लोग करेंगे। ठीक है। पहले 2 मिनट सूचना सुन लेंगे, क्या है कैसे है, किस तरह से हम लोग को प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या करना है। 2 मिनट सुन लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। देखिए, 12th इंग्लिश जो बिहार बोर्ड का होता है उसका जो सिलेबस होता है, तो ग्रामर कुछ पर्सन आता है, बुक का पर्सन आता है। ठीक है। और कुछ आपको ग्रामर और बुक से अलग हटके भी रहता है कुछ क्वेश्चन। तो हम लोग एक एक करके सबका सिलेबस देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये बात कर लें ऑब्जेक्टिव पर्सन की। जैसा कि आप सबको पता है 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, 50% आपका सब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि 50 का आंसर आपको देना होता है। और उनमें से 100 में से बुक क्या रहता है और ग्रामर का क्या वेटेज रहता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर से 60 क्वेश्चन रहता है, और बुक की बात करते हैं तो बुक से 40 क्वेश्चन रहता है। तो दोनों मिलाएंगे तो आपको 100 हो जाएगा। और इस 100 में से आप चाहे तो 50 का आंसर आप किसी से भी दे सकते हैं। आप चाहे तो बुक दे सकते हैं, ग्रामर दे सकते हैं, दोनों मिला के दे सकते हैं। मान के चलिए कोई बच्चे अगर आप बुक का ही 40 मार्क्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो ग्रामर में केवल 10 ही बनाना है। या ग्रामर से 20 ले आते हैं, बुक से अगर 30 ले आते हैं तो 50 में 50 आने का 50 आउट ऑफ 50 100% चांस रहता है। ग्रामर में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होता है, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होता है जो दिमाग काम नहीं करता है, फिर वहाँ पे एग्जाम में नहीं बन पाता। लेकिन बुक में ऐसी बात नहीं है। बुक का अगर एक बार ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका वो परमानेंट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बुक के उस ऑब्जेक्टिव की क्लासेस को शुरू करेंगे आज से। ठीक है। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और आप इस चैनल से बने रहेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होगा, चाहे ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे बुक से रिलेटेड, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तो तमाम चीज़ आप लोग को जहाँ तक पॉसिबल होगा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो आप सब इस चैनल से बने रहेंगे और 2025 की तैयारी में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के क्लासेस को शुरू करेंगे। आज के क्लासेस केवल ऑब्जेक्टिव आधारित होगा और हम लोग क्या है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करें। और क्योंकि अगर आप लोग कहीं ना कहीं थ्योरी पढ़े होंगे, या चूंकि जो हमारे यहाँ क्लास कर अगर वो भी थ्योरी पढ़े होंगे, तो वो थ्योरी आप लोग को दिमाग में होना चाहिए। बिना थ्योरी पढ़े फिर आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। फिर भी जहाँ तक संभव होगा मैं प्रयास करूंगा हल्का फुल्का थ्योरी बताते हुए चलूंगा। ठीक है। तो बुक के ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। तो पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव पोइट्री सेक्शन पे स्टार्ट करेंगे। पोइट्री सेक्शन बोले तो कविता वाले पार्ट को शुरू करेंगे और उसके बाद फिर प्रोज वाले पार्ट को शुरू करेंगे। तो टोटल अगर पोइट्री सेक्शन की बात करें तो टोटल आपका पोइट्री सेक्शन जो है वो आपको 10 मिलेगा, और प्रोज सेक्शन की बात करें तो टोटल आपको 11 मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग आज पोइट्री सेक्शन की शुरुआत करेंगे। तो आप सब क्या कीजिए, कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको इसमें कुछ सेकंड टाइम मिलेगा कि आंसर आप खुद से भी कर सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, कैसे है क्या है नहीं है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। कितना स्कोर होता है लास्ट में हमें आप बता भी सकते हैं, अपना कमेंट्स करके अपना स्कोर बता सकते हैं, सर मेरा इतना इतना आया। ठीक है। तो सब कुछ सही रहेगा। ठीक है। ठीक है, ऐसे नहीं देखना, कलम कॉपी लेकर बैठ के देखना। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज पोएम जो है आपका पहला जो पोएम है जिसका नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है। क्या है पोएम का नाम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगर हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की बात करें तो इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी जानने से पहले थोड़ा सा थीम समझ लेते हैं, इस कविता का क्या थीम है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो ऑथर है या जो इनको इनके पोइट है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जॉन डॉन। क्या नाम है, जॉन डॉन। यही जॉन डन ने क्या लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखे। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है कैसे है। ठीक है। बात करते हैं जॉन डन का। तो जॉन डन का जन्म इंग्लैंड ब्रिटेन में हुआ है। ठीक है। 1572 में इसका जन्म हुआ और 1631 में इसकी डेथ हो गई। ठीक है। तो ये सब चीज़ तो आप सबको पता ही है। और अगर हम लोग बात करें आगे, जॉन डन ये चैप्टर किस पर्पज से लिखने हैं लिखे हैं, ये कविता किस पर्पज से लिखे हैं, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको आराम से एक बार समझ लीजिए। ठीक है। जॉन डन एक प्रेमिका होती है, बिलव्ड होती है, जिससे प्रेम करते हैं। ठीक है। उनसे ही शादी
चुपके से शादी कर लेते, सेक्रेटरी मैरिंग कर लेते हैं। अब ये प्रेम करते, सेक्रेटरी मैरिंग करने की क्या आवश्यकता है। तो ये जहाँ रहते थे ना पेट्रॉन्स, क्योंकि पेट्रॉन्स जिसके यहाँ ये रहते थे उन्हीं के निज से ये चुपके से शादी कर लेते थे। फिर बाद में क्या होता है, वही पेट्रॉन्स ने इस पे केस कर देते हैं, और थोड़ा कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए इसको जेल भी जाना पड़ता है। और जब शॉर्ट टाइम के लिए जेल जाते हैं, जब जेल से वापस आते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं जिससे प्रेम कर रहा था उससे मैं थोड़ा देर के लिए जुदा रहा, तो किस तरह का मुझे महसूस हुआ। और मेरी जो पत्नी है, जो मेरी बिलव्ड है, जिसका नाम है एनमोर, क्या नाम है उसका, एनमोर, ठीक है, याद रहेगा, एनमोर नाम है, ठीक है, एनमोर नाम है। आप इसको याद रखेंगे, उसकी बिलव्ड या प्रेमिका या जो वाइफ है उसका नाम क्या है, एनमोर है। तो जब वो जेल से रिलीज होकर आते हैं तो अपनी प्रेमिका बिलव्ड यानी कि एनमोर से कहते हैं क्या कि मैं अ, घूमना चाहता हूँ, देश दुनिया देखना चाहता हूँ, एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाना चाहता हूँ। कॉन्टिनेंटल ट्रिप का मतलब महादेश से यात्रा पे जाना चाहता हूँ। और महादेशीय यात्रा मतलब जर्मनी, स्पेशली जर्मनी देश के बारे में चर्चा किया था इन्होंने। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। तो इसकी जो बिलव्ड होती है, जो एनमोर जो होती है, उसको ये एनमोर इसको रोकते हैं कि आप मत जाइए, क्योंकि आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। तो फिर अगर आप चले जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा, या मैं कैसे रहूँगा आपके बिना। तो इसको इस बात का चिंता है, उसको इस बात का भी चिंता है कि कहीं अगर जाए और रास्ते में कहीं कुछ इसको होने जाए। बहुत सारे ऐसे इनको डॉट है, जैसे इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ये मुझसे ऊब तो नहीं गया, मुझसे कहीं बोर तो नहीं हो गया, इसलिए छोड़ के जा रहा है, ठीक है। इस तरह की बातें एनमोर के दिमाग में आता है, लेकिन एनमोर उसको रोकने का प्रयास करती है। तो अब जॉन डॉन क्या करते हैं, तो जॉन डॉन उनको समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं अभी ये महसूस करने का प्रयास करना चाह रहा हूँ कि भाई जब आदमी मर जाता है ना, तो मरने के बाद उसके बिना जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो कैसे रहते हैं। तो मैं अभी उस डेथ को एहसास करना चाहता हूँ, क्योंकि कल के डेट में अगर मेरी मौत हो जाती है बाय द वे, तो तुमको जीने में कोई तरह की परेशानी ना हो, ये जॉन डॉन एहसास करना चाहते हैं। इसलिए उनको समझाने का प्रयास कर रहा है कि तुम चिंता मत करो, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ या मुझे तुमसे बेहतर मिल चुका है दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बहुत बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी कंडीशन में कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। समझ में आ गया। चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाए तो हु इज कॉल्ड द पॉइनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। अब देखिए यहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट्री कहने का मतलब क्या है, आध्यात्मिक जो कविता है, ये आध्यात्मिक कविता ज्यादा लिखते थे, उनके ये परिणेता थे। परिणेता मतलब क्या, पॉइनियर, उस आध्यात्मिक चीजों को ज्यादा लिखा करते, आध्यात्मिक कविताओं को ये ज्यादा लिखा करते थे। इसीलिए इसको मेटाफिजिकल पोइट भी कहते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहा है उनके पोइनियर कौन है, मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो सिंपल सी इसका आंसर है, आप लोग भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जॉन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, हु हैज रिटन द पोएम। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है, तो जॉन डन। तो इसका आंसर कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन। अब देखिए ये, इसमें हम आपको ट्रिक बता देते हैं, आपको इसका हिंदी जानने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इसका हिंदी बिल्कुल मत जानिए। कभी कभी क्या होता है कि कविता से या कहानी से कहीं से कोनो लाइन उठा के दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए किस चैप्टर का। तो आप उसको सिंपलिस्ट आप पता कर सकते हो किस चैप्टर का। देखिए चैप्टर हेडिंग का ऊपर लव से संबंधित है। अगर आपको किसी लाइन में लव वाला शब्द नजर आ जाए आपको, ठीक है, और ये देखिए आप लव वाला शब्द नजर आ गया, अगर ये लव वाला शब्द नजर आ जाए और कहे कि वो फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहाँ से लिया गया, किससे लिया गया, तो लव देखते ही आपको समझ में आ जाएगा ये किस लव की बात हो रहा है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो किस चैप्टर से लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। समझ में आ गया। देखिए फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी लव वाले चीज नजर आ गए, इसका हिंदी हिंदी कुछ नहीं करना, ठीक है। सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लव नजर आया और पूछ रहा है फ्रॉम, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कैसे क्लियर हो गया। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जॉन डॉन इज ए डैश पोइट। जॉन डॉन किस तरह का पोइट है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोइट। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कि विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे। मतलब किस तरह का लेवर जो है, लवर जो है, प्रेमी जो है, अलग नहीं हो पाता है। तो भाई जो ट्रू लव करेगा वो कभी अलग नहीं हो पाएगा, ट्रू लवर वो कभी जुदा नहीं होता है एक दूसरे से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। मतलब देखिए यहाँ पर अपनी ये जर्नी को, ये जो इनका यात्रा है ना, जो इनका जर्नी है, अपने जर्नी को कंपेयर करना चाह रहे हैं। ये अपने जर्नी को कंपेयर करना चाह रहे हैं किससे, अपने जर्नी को ये कंपेयर करना चाह रहे हैं सन से। सन से तुलना कर रहे हैं, ये सूरज से। और जब इनकी वाइफ रोकती है इनको, तो ये कहते हैं कि देखो जरा उस सूरज से सीखो। सूरज प्रत्येक दिन जो है वो अस्त होता है, पुनः सुबह वो वापस आ जाता है। और उनका तो कोई इंतजार करने वाला भी नहीं है, उनके पास ना तो सेंस है, ना तो बुद्धि है, ना तो डिजायर है, कुछ नहीं है उनके पास। ना उनका कोई महबूबा है, ना इंतजार करने वाला कोई ऐसा है। फिर भी वो देखो वापस आ जाता है। मैं तो उनसे बेहतर हूँ, मेरा तो इंतजार करने वाला है, मैं पुनः वापस आ सकता हूँ। इंतजार करने वाली तुम हो, प्रेम करने वाली तुम है, तो मुझे तो आना ही है। लेकिन सूरज के पास तो कोई नहीं है, फिर भी देखो वापस आता है। ये अपनी जर्नी का उससे कंपेरिजन करता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सन के पास क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, ना तो सेंस है उनके पास, ना तो डिजायर है, ना तो बुद्धि है, ना तो कोई इच्छा है उनका, फिर भी वो वापस आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट व्हाट डज हाइपरबोल मैनली डील विथ। हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज से लगाव से, मतलब हाइपरबोल मैनली डील विथ। तो कह रहा है ये इसका मतलब से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, तो किसी चीज से लगाव से संबंधित होता है हाइपरबोल मैनली डील विथ। ये कह रहा है इसका, ये जो शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये शब्द जो है इससे रिलेटेड और कौन सा शब्द होगा, तो ये एग्जेरेशन। एग्जेरेशन, इसको आप इसको कर सकते हैं एग्जेरेशन, यानी किसी से लगाव, ज्यादा उसके प्रति झुकाव, ये इसका सेंस होता है। ठीक है, तो सीधा आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट देखिए वोकैब से भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। देखिए आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का, हु कांट एड अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्चून ऑल है यहाँ पे। देखिए करेक्ट का हु कांट ऐड, कौन ऐड नहीं कर पाता है अनदर आवर, एक अलग पल को, व्हेन गुड फॉर्चून फॉल, जब उसका एक अच्छा टाइम चल रहा होता है, तो उस अच्छे टाइम में और भी अच्छा टाइम कौन ऐड नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंसान के बारे में बात किया है, मैन के बारे में बात किया है। कि मैन का पावर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फीबल होता है। फीबल कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा वीक होता है। इंसान चाहे, तो इंसान का कमजोरी क्या होता है, उसका जो फीबल पॉइंट है वो क्या है, अगर किसी इंसान के लाइफ में अगर अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है, तो उस अच्छा टाइम में और कोई अच्छा टाइम ऐड नहीं कर सकते, उनका एक मजबूरी है। और अगर कहीं बुरा टाइम चल रहा होता है तो उस बुरा टाइम को अच्छे टाइम में कन्वर्ट भी नहीं कर सकता, और बुरे टाइम के आगे वो घुटने टेक देते हैं। तो ये उनका फीबल पॉइंट है। तो यहाँ पे कवि कहना क्या चाहता है, जिस तरह से कवि यहाँ पे कह रहा है कि जैसे मैं अभी जाना चाह रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन रोक भी नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, तो ये तो मेरा कमजोरी है, इंसान का फितरत है ये। कमजोरी इंसान की लाइफ में आते रहता है, कुछ ना कुछ मजबूरी आती रहती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या, क्वेश्चन जरा देखिए क्या है, कि हु कांट अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्च्यून फॉल, कौन एक नए पल को ऐड नहीं कर पाता है एक अच्छे पल के साथ। तो यहाँ पर मैन होगा इसका आंसर। देखिए सन हैज नो हाफ, सन के पास पास जो है, सन के पास नो हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है, उनका कोई जीवन साथी नहीं है। बट द डैश हैज, लेकिन किसके पास है ये, तो कवि के पास है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन 11 क्या है, द स्पीकर्स ब्लड डिके वैन द बिलो। देखिए यहाँ पे स्पीकर कहते हैं, स्पीकर मतलब कवि कर है, तो कवि का खून क्षय होता है, बर्बाद होता है, जम जाता है, काम करना बंद कर देता है, खून बर्बाद हो जाता है। कब बर्बाद होता है, वैन द बिलव्ड, जब उनकी महबूबा
क्या करती है, सो उनका खून खत्म होने लगता, खून बर्बाद होने लगता, खून जमने लगता। क्या करती है उनकी महबूबा? तो उनकी महबूबा क्या करती है, जब वो वीप करती है, रोती है, तो उनका ऐसा लगता है कवि को कि उनका खून बाहर आ रहा है, उनका खून बर्बाद हो रहा है, डिक्के हो रहा है, क्षय हो रहा है। और दूसरा देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। और स्पीकर का सॉल कब बाहर आ जाता है, आत्मा कब निकलने लगता है? जब वो साय करती है, साय मतलब क्या, आहे भरती है, कराहती है। जब रोती है तो उसका ब्लड जो होता है क्या होता है, डीके होता है। और जब वो आहे भरती है, जब जब वो आहे भरती है तो उसका आत्मा उनसे दूर होता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है। तो जब वीप होगा तो ब्लड डीके, और जब वो आहे यानी साय करेगी, उसका क्या हो जाएगा, मतलब सॉल उनसे दूर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हृदय में है, आत्मा में है, दिल में है। अगर एक दूसरे किसी को प्रॉब्लम होगा तो फिर दूसरे को प्रॉब्लम होगा। इसलिए कवि समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर तुम रोगी तो ऐसा लगेगा तुम्हारा आंसू नहीं, बल्कि मेरे शरीर का खून का कतरा बाहर आ रहा है। और जब तुम आहे भरोगी, कराहोगी, ठीक है, तो ऐसा लगेगा मेरा आत्मा मुझसे दूर हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया। इसका यहाँ पे साय हो जाएगा, इसका यहाँ पे वीप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डॉन वाज बोर्न इन डैश। ठीक है, जॉन डॉन बोर्न इन डैश। यहाँ पे इसका जन्म की अगर हम लोग बात करें तो कब हुआ था, 1572 में। और इसकी देखा जाए, हु इज द बिलोव्ड इन द पोएम। इस पोएम में अगर हम लोग बात करें तो करें उनकी प्रेमिका कौन थी, तो उनकी प्रेमिका कौन थी, तो एन मोर थी। ठीक है। क्या आप सबको, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर डैश। जॉन डॉन किस चीज के लिए फेमस थे? तो इसका आंसर आप याद रखोगे, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए फेमस थे। और भी बहुत कुछ लिखे, सॉन्ग्स एंड सोनेट लिखे, सेटायर्स लिखे, सेटायर्स लिखे, एलगीज लिखे। ठीक है, एलगीज लिखे, सरमन्स लिखे, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखे। ये सोनेट्स क्या होता है, इसको याद रखिएगा। सोनेट्स मीन्स क्या होता है, 14 लाइन का पोएम्स होता है। 14 लाइन्स पोएम को सोनेट कहते हैं, जो दो पैराग्राफ में क्या होता है, डिवाइड होता है। 8 लाइन और 6 लाइन, इसको याद रखेंगे। तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए क्या थे, फेमस थे। बहुत कुछ लिखे भी थे, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए क्या थे, फेमस थे। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हुआ होगा तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे, ताकि और भी आगे हम लोग इस चीज़ को और बेहतर बनाएं। ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें अपना, और पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद आप सब।